आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर यूपी की 9 सीटों पर हो रहा उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि अब टेस्टिंग ग्राउंड भी बन चुका है। योगी आदित्यनाथ की ओर से बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया। जिस तरीके से न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस ने भी उसे अप्रूव किया, उसने बहुत हद तक चुनावों की लाइमलाइट अपनी ओर कर ली है। एक तरफ अखिलेश यादव इस नारे को लैब में तैयार नारा बता रहे हैं, पीडीए पर इस नारे के बेअसर रहने का संकेत दे रहे हैं, तो चाचा शिवपाल बटेंगे कटेंगे से एक कदम आगे बढ़कर इसमें पिटेंगे भी जोड़ रहे हैं। शिवपाल ने साफ कह दिया है कि जो बटेंगे तो कटेंगे कहेगा वो पिटेंगे भी। बीजेपी की ओर से नारे को आगे बढ़ाने का काम गिरिराज सिंह कर रहे हैं। लोगों से अपील नहीं की, सीधे महादेव की कसम का हवाला देकर समझाया कि बटोगे तो कटोगे। यूपी से निकला ये नारा महाराष्ट्र की सड़कों और गलियों में पोस्टर बनकर पहुंचा और फिर कन्हैया मित्तल का गाना बनकर मोबाइल दर मोबाइल सर्कुलेट हो गया। नतीजा ये है कि महाराष्ट्र चुनाव का मिजाज आखिरी समय में थोड़ा बदलता दिखाई देने लगा। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में कौन बचेगा, यूपी में कौन पिटेगा, और सवाल यह भी कि क्या हिंदुत्व की पिच का पहला टेस्ट शुरू हो गया है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं। एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं जो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंगबली ने भी कहा था ना, जब बजरंगबली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। परिणाम क्या हुआ? वही मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। बहनों और भाइयों, बजरंगबली बलिए बजरंगबली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है और यह संकल्प हम सबका दीपावली के पर्व पे होना चाहिए। तो बटेंगे और कटेंगे की जो लाइन और लेंथ है वो तय की गई है। यूपी में इस नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो महाराष्ट्र में भी इस नारे का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने तो बड़े बड़े पोस्टर अपने दफ्तर के सामने लगाकर इस साफ कर दिया है कि बटेंगे और कटेंगे की नफरत वाली राजनीति करने वाले 2027 में साफ हो जाएंगे। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए पहले उनसे बात करते हैं जिन्होंने बटोगे तो कटोगे पर एक नया गाना रिलीज किया है। जी हां, हमारे साथ
इस वक्त हैं कन्हैया मित्तल। कन्हैया जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले अपने इस गाने के बारे में ही बताइए, ये सियासत में तो बटोगे तो कटोगे की गूंज तो साफ दिखाई पड़ रही है, इसे सुर में पिरोने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये नारा सिर्फ सियासत के लिए नहीं है, ये नारा सनातनियों के लिए है। जब जब सनातनियों को जातिवाद के जहर में घोला जाएगा, तब तक हमारे जैसे राष्ट्रवादी कलाकार इन बातों का खंडन करने के लिए गाने बनाते रहेंगे, संगीत सजाते रहेंगे और अपने संगीत के जरिए लोगों के जहन में ये बात डालते रहेंगे कि अगर बटोगे तो कटोगे। देखिए, यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले आपका गाना खूब मशहूर भी हुआ था और उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी किया गया था, विपक्ष के निशाने पर आपका गाना रहा था। अब ये गाना ठीक यूपी के विधानसभा चुनाव के उपचुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले आया है। कन्हैया जी, आप तैयार हैं अब फिर से सियासी तीर झेलने के लिए? देखिए, मैं पक्का हो चुका हूं सियासी तीर झेल झेल कर, और मैं कभी भी सियासत की बात नहीं करता, मैं विरासत की बात करता हूं। जो हमें विरासत में हमें सनातन मिला है, लेकिन उसके अंदर हमें जातियों में बांटने का काम मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। अब फिर से राजनीतिक पार्टियां अगर करेंगी तो आज का युवा समझदार है, सनातनी समझदार है, उसे गाने के जरिए, हर चीज के जरिए समझाया जाएगा। उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। अभी तक तो सियासतदानों की जबान से हमने ये नारा सुना है, अब आपने इसे गानों में पिरोई दिया है, सुरों में पिरोई दिया है कन्हैया मित्तल जी। तो हमारे दर्शकों के लिए आप वो गाना थोड़ा सा गुनगुना दें, उन्हें बता दें कि आपने किस भाव के साथ ये गाना बनाया है। मैं सिर्फ गुनगुनाऊंगा ही नहीं, पूरा का पूरा गाना सुना दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आइए जरा। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं, वो बंदा किस काम का है भाई, जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे, इतनी बात समझ ले सारे, हम बट जाएंगे तो कट जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे भाई, जो बात सनातन की किया करे, शेर के जिगरे वाला बंदा किसी के आगे भी ना डरे। 100 मोहम्मद गौरी मारे, पृथ्वीराज चौहान बने, चाय बेचन वाला मोदी हिंदुओं की पहचान बने। मथुरा के कारावास में क्यों कन्हैया सोते हैं, काशी के ज्ञान वापी में अब भी नंदी रोते हैं। और सोचने की बात है, बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं, भाईचारे की आड़ में भाई ये क्यों ऐसा करते हैं। देश को जिसने लूट खाया, उनको किताबों में पढ़ते गए, ताजमहल जिनसे बनवाया, उनके हाथ क्यों काटे गए। एक रहोगे नेक रहोगे, बात ये मन में ठान लो, संतों का यही है कहना, मान सको तो मान लो। देश के तमाम संत भी आज यही बात कह रहे हैं, और उन्हीं संतों के दास सनातनी भी यही बात कह रहे हैं। कन्हैया जी, आप तो बटोगे तो कटोगे का पूरा भाव समझा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवपाल यादव, वो ये कह रहे हैं कि जो ये कहेगा कि बटोगे तो कटोगे, वो पिटेगा। वो हम बात कर रहे हैं सनातनियों की, और वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की। हम यहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे। ये तो हम भी कहते हैं, अगर कोई देश को बांटने की बात करेगा वो बिल्कुल पिटेगा, पिटने के लायक भी काम कर रहा है। लेकिन जो सनातन को जोड़ने की बात कर रहा है, सब जातियों को एक करने की बात कर रहा है, उसको तो सर पे ताज होना चाहिए, उसको तो सम्मानित करना चाहिए। ठीक है कन्हैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कि गाना बनाने के पीछे की आपकी वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अब देखिए, इस पर सियासी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट, महेश चौहान, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट हमारे साथ हैं, और प्रवक्ता हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कायंदे, शिवसेना शिंदे गुट से। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में। रोहन गुप्ता जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। इस नारे की गूंज तो यूपी से निकलकर महाराष्ट्र तक सुनाई पड़ रही है, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस नारे की जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने कि आप खुलकर ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? प्राची जी, मुझे एक चीज बताइए, जो बटोगे तो कटोगे कहा गया, क्या ये किसी के खिलाफ है? जब ओवैसी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के नाम पे ये कह सकते हैं कि ये बिल जो है आपकी मस्जिद को लेने के लिए, और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में बड़ी रैली होती है, तो वहां पे मुस्लिम एकता की बात करना गलत नहीं और हिंदू एकता की बात करना कैसे बोले? ये किसी के खिलाफ तो बोला नहीं गया। अगर एकता की बात होती है तो अच्छी चीज है। और जो लोग जो तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, मैं ओवैसी की बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम वक्फ बिल जो रिफॉर्म बिल है, जो एक ऐसी अमर्यादित सत्ता वक्फ बोर्ड को दी गई है, उसके खिलाफ सजेशंस मांगे गए। अभी तो सबके सजेशंस लिए जा रहे हैं, उसके बाद में उसका लॉ बनेगा। उसके खिलाफ अगर ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद लेने के लिए है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। आज जो भी इंडी गठबंधन के नेता है, आपने तेजस्वी यादव का वीडियो देखा होगा, कहा कि मुसलमानों के खिलाफ को भी होगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो ये क्या गलत नहीं है? क्यों आप एक धर्म की बात कर रहे हैं? तो अगर गलत है तो दोनों गलत है, और सही है तो दोनों सही है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी हिंदुओं की एकता की बात करना जो किसी के लिए कोई घृणा की बात है या किसी के लिए नफरत की बात है। समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि जो ये कहेगा वो पिटने के लिए तैयार रहे, और बाकायदा पोस्टर लगा दिए उन्होंने तो कि ये नफरत फैलाने वाले लोग 2027 में हटेंगे। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो जितने कारस्तान हर रोज आ रहे हैं, अगर उनके कार्यकर्ताओं को भी कंट्रोल करे तो यूपी में आधा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। हर रोज आप देखिए कोई ना कोई नेता किसी बयानबाजी में, किसी बलात्कार में या किसी को पीटने में, हर जगह पे उनके नेता तो बाहर आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जंगल राज जो इनका था 10 साल पहले 2013 मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, वो तो यही चाहेंगे कि वो जंगल राज आए, और उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई इस जंगल राज के खिलाफ ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की बयानबाजी करनी चाहिए। एकता की बात है, अगर एकता है, अगर तुष्टीकरण नहीं है तो सब लोग साथ में हैं। अगर तुष्टीकरण होगा तो फिर उसका भी जवाब दिया जाएगा। तुष्टीकरण कोई नहीं कर सकता। ठीक है अजीज खान साहब, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चुनावों की टोन सेट कर दी है और अब आपका भी जो चुनाव प्रचार है उसी टोन के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द घूम रहा है? आप लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कैसे अब इसको बैलेंस किया जाए या कैसे डिफ्यूज किया जाए इस नारे को? देखिए प्राची जी, नफरत की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती है, और जिस तरह काम न करके, नफरत की बात करके, लोगों में विभेद पैदा करके, लोगों को बांट करके, मेरे ख्याल से राजनीति अगर करने का प्रयास किया जाए तो जनता इसको बहुत लंबे वक्त तक एडमिट नहीं करती है। और आज बीजेपी के साथ वही परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश से जिस चीज को इन्होंने शुरुआत की, महाराष्ट्र तक ये ले गए, उत्तर प्रदेश में तो ये मुंह की खाए, और महाराष्ट्र में भी वही स्थिति पैदा होने जा रही है। देखिए, वहां बटोगे कटोगे और तमाम तरीके के नारे को ये कहीं ना कहीं गढ़ रहे हैं। जनता इसे एडमिट नहीं करेगी। जनता ने आपको वक्त दिया, 5 साल का वक्त दिया, और वो भी वक्त कैसे दिया? आपने एक पार्टी को तोड़ दिया, पार्टी के निशान को ले लिया, तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा की, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की हत्या की, और उसके बाद आज जब जनता के बीच में हिसाब देने की बारी आई, जनता आपसे हिसाब मांग रही है, तो आप तरह तरह के नारे गढ़ करके जनता में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद को पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात आप जानिएगा, ये जनता ना कभी बटी है ना बटेगी। एक बात और जान लीजिए, हमेशा एक रही और एक रहेगी, ये बांट नहीं पाएंगे। और एक बात जानिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो दलित, पिछड़ा और शोषित वंचित समाज है, उसके हक को इन्हें देना पड़ेगा। ठीक, ये कह करके नहीं निकल सकते कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। हम इस समाज, जो दबा कुचला समाज है, जो कहीं ना कहीं आज पीड़ित है, उसका हक हम नहीं देंगे। इस तरीके के नारों को लगा दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, जब आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा चलने वाला नहीं है, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है, तो आपके हर नेता की जबान से बटोगे तो कटोगे के इर्द गिर्द ही बयान क्यों सुनने को मिल रहा है? और दूसरी बात यह कि जिस पीडीए की आप बात करते हैं, उस पीडीए के फॉर्मूले में कहां है समाहित तमाम जातियां? अभी आपने बता दिया 9 टिकट जिस तरीके से आपने ऐलान किया है, उसमें कितने पिछड़ों को, कितने अगड़ों को आपने टिकट दिया है?
सबके सामने है। ए फॉर अल्पसंख्यक की नजर आता है, अगड़े तो नजर नहीं आ रहे हैं। मैं यही कहता रहा हूं प्राची जी, चश्मा बदलिए तो समझ में आ जाएगा। उसमें पूरा पीडीए एक परिवार दिख रहा है। उसमें दलित भी है, उसमें पिछड़ा भी है, उसमें आगड़ा भी है, उसमें मुसलमान भी है। हम सब समाज की बात करते हैं। चलिए, मैं चश्मा बदलने को तैयार हूं अजीज खान जी। आप मुझे एक वजह दीजिए। एक मिनट सर, मैं चश्मा बदलने को तैयार हूं, आप मुझे एक वजह दे दीजिए और बताइए एक अगड़े का नाम जो आपने इन चुनावों में ऐलान किया हो, एक भी सीट से। एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दे, मेरी बात सुनिए। जी। एक बात आप जानिए, पहली बात तो प्राची जी, जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और आज मैदान में लेकर के निकली है, ये बीजेपी उसको खत्म नहीं कर पाएगी। आज आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश की बात कह रहे थे, जंगल राज, आप देखिए किस तरह जंगल राज है। एक ब्राह्मण समाज की किस तरह कस्टोडियल डेथ हुई है, किस तरह मर्डर हुई है, उसका अंदाजा है आपको? एक गौतम समाज, अमन गौतम, कैसी लखनऊ में कस्टोडियल डेथ हुआ भी है। ये सब एक हफ्ते की बात कह रहे हैं। आपको अगड़ों की भी चिंता है, आपको अल्पसंख्यकों की भी चिंता है, आपको पीड़ितों की चिंता है, आपको पिछड़ों की चिंता है। लेकिन मैं आपकी पीडीए में अगड़े कहाँ हैं, सिर्फ ये आपसे जानना चाह रही थी, इसी का आपको जवाब देना था। एक छोटा जवाब रोहन गुप्ता जी आप इस पर दे दीजिए, बाकी फिर अन्य मेहमानों को चर्चा में लेकर आऊंगी। देखिए, अभी ये लोग ये बात कर रहे थे जोड़ने की सबको, और अब देखिए कैसे डिवीजन की बात कर रहे हैं। हिंदू समाज को इनको बांटना है और मुसलमान समाज को एक करना है, यही इनका जोड़ो तोड़ो का अभियान है। यही तो देख रहे हैं आप, हरियाणा में क्या हुआ। देखिए प्राची जी, एक जो है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने संविधान के नाम पे एक जो प्रपंच किया लोकसभा में, कई औरतें उनको सफलता मिल गई, उनको लगा कि ये जो सफलता है हमको आगे चलेगी। और क्या हुआ, कांग्रेस जो उनकी बड़ी पार्टी हरियाणा में, उनके साथ तो पहले धोखा कर दिया एसपी के साथ में। फिर क्या हुआ, वहां पे भी जोड़ने की, जो तोड़ने की राजनीति की, वहां पे दलित ये सब किया। सब लोगों ने भाजपा को वोट दिए, दलितों ने भी दिए, जाट ने भी दिए। ये समझ ही नहीं पा रहे कि ग्रास रूट की परिस्थिति क्या है। वो सब लोग समझ चुके कि बांटने से जो है इन लोगों का फायदा होगा। मुस्लिम का तुष्टीकरण करके वहां पे वोट को एक करो और हिंदू समाज को दलित ये अलग कर करके बांटो, कि जिससे अपनी वोटों की राजनीति सेकते रहो। ये परिणाम, जो ये एक्सपेरिमेंट है प्राची जी, ये बार बार सफल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस बात का जवाब आनंद दुबे जी आप बेहतर दे पाएंगे। अब रोहन गुप्ता जी स्पष्ट करें, बीजेपी पूरी स्पष्ट कह रही है कि बार बार कांट की हांडी नहीं चढ़ा करती है। आपने एक नैरेटिव चलाया, आपने जातियों में बांटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और जब हिंदू एकता की बात होती है तभी क्यों लोग परेशान होने लगते हैं, तभी क्यों उस पर सियासत या इसमें नफरत नजर आने लगती है? प्राची जी नमस्ते। देखिए, कितने भी बड़े आप होर्डिंग लगा दीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता जवाब में कह रही है, न तो बटेंगे न ही कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी आपके अहंकार और तानाशाह के पंख छटेंगे और इसीलिए आपके वोट घटेंगे। क्योंकि जनता ये भी कह रही है कि यदि हम बट गए तो हमें डांटेंगे, यदि हम बट गए तो हमें डांटेंगे, हमारे पैसों को लूटकर उद्योगपतियों में बांटेंगे। इसीलिए न तो बटना है न तो कटना है, इनके खिलाफ मजबूती से डटना है। सकल हिंदू समाज आज धोखा खाया हुआ है इनसे। इन्होंने किया क्या है? अगर इनको ये वर्ड कहने पड़ रहे हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे, गे मतलब जो शब्द है ये है भविष्यकाल के शब्द। मतलब ये ना भूतकाल है ना वर्तमान काल है, भविष्य काल है। ऐसा हो गया तो, अरे क्यों ऐसा आपको लग रहा है भैया? आपने क्या ऐसा कुकर्म किया है कि आपको लग रहा है कि सकल हिंदू समाज बट जाएगा? बिल्कुल नहीं बटेगा। अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने कोई कुकर्म नहीं किया है, तो नहीं बटेगा। हिंदू समाज को विकास चाहिए, महाराष्ट्र समाज के नौजवानों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में टाटा एयर बस के उद्घाटन को किया। वो रोजगार हमारे महाराष्ट्र में आने वाला था, आ चुका था, नागपुर में उसका प्लांट लगने वाला था। लेकिन महाराष्ट्र राज्य की जो वर्तमान सरकार है, जिसको अपने आप को महायुति कहती है, इस महाझूठी सरकार की वजह से वो रोजगार पर राज्य चला गया। ठीक है, गुजरात भी हमारा पड़ोसी राज्य है, हम गुजरात को भी उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन ये आज महाराष्ट्र के नौजवानों के साथ धोखा है ना। इसके लिए यहाँ का नौजवान कह रहा है कि अगर बट जाओगे तो हमारे रोजगार वापस से छीन ले जाएंगे। यहाँ के किसान कह रहे हैं कि हम अगर बट गए तो हमारी आय दुगनी कभी नहीं होगी। माताएं बहनें कह रही हैं कि अगर बट जाओगे तो शक्ति कानून कभी नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ की माताएं कह रही हैं, आप इस नारे के खिलाफ खड़े हों, लेकिन ये नारा सूट तो आपको भी बहुत कर रहा है। आप भी जिंगल बना रहे हैं, आप भी लय से लय बना रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि कौन बटेगा और कौन कटेगा। अब इसका जवाब मनीषा जी आप दे दीजिए।
आनंद दुबे जी तो कॉन्फिडेंट है, वो ये कह रहे हैं ऐसा क्या किया है भाई आप लोगों ने कि आप लोग अभी से चिंता कर रहे हैं भविष्य की कि हिंदू बट जाएगा, या हिंदू एकता की आप बात कर रहे हैं, आपको बटोगे तो कटोगे वाला नारा देना पड़ रहा है। देखिए, आनंद दुबे जी जो है और उनकी यूबीटी पार्टी वास्तव से बहुत दूर है। ये हमारे कुकर्म के बारे में बोल रहे थे। कोविड के टाइम जब लोग मर रहे थे, इन्होंने बॉडी बैग का घोटाला किया, इन्हें रेमडेसिविर का घोटाला किया, इन्होंने ऑक्सीजन का घोटाला किया, इन्होंने खिचड़ी का घोटाला किया, सारे प्रकार के घोटाले स्कैम किए और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और इसके बावजूद भी हमको हिसाब मांग रहे। और ये जो कुछ उन्होंने कविता बनाई वो उनको खुद को लागू पड़ती है। उनके समय में पुलिस ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर जो सस्पेंड हुए थे, पुलिस उनके नेता तो कहते कि ये आप वो सचिन वाजे को आप कोई ओसामा बिन लादेन समझते हो। मनसुख हिरन की हत्या का क्या हुआ? जो अंबानी जी के घर के नीचे जेलेटिन की स्टिक्स रखी गई और बाद में आप कहते कि उद्योग महाराष्ट्र में आने चाहिए। उद्योगपतियों के घर के नीचे आपने जेलेटिन की कांडियाँ लगाई, आपने महिलाओं के ऑफिस और दफ्तर तोड़े, आपने एक महिला खासदार है इसको जेल में आपने आपके राज में लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने पाते थे, उसको आपने जेल में डाल दिया। तो ये कुकर्म जो है वो किसने की है? कुकर्म तो आपका जनता मांगेगी, आपके कुकर्मों का जनता हिसाब मांग कर रहेगी और इस चुनाव में आपको उसको नतीजे देखने मिलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, एक मिनट मुझे एक कुछ सेकंड दीजिए। जी जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार हुआ तब उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी है उसको इकट्ठा रहना चाहिए। अब हम माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, अगर हम इकट्ठे नहीं रहते तो अगर हम बटेंगे तो हम पर आक्रमण होना ही है। हनुमान चालीसा वाली बात आपने याद दिलाई है, इस पर आनंद जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं 5 सेकंड ही दूंगी आपको आनंद दुबे जी, क्योंकि महेश जी भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। प्राची जी, जो भी आरोप अभी सामने के नेता ने लगाए कि कोविड घोटाले की बात की, जेलेटिन रखने की बात की और भी बातें की, एक बात बताइए, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, पुलिस इनके अधीन है। अगर हमने कोई पाप किए, हमने कुकर्म किए तो हमें पकड़ लो ना, हम पे केसेस चलाओ, हमें फांसी पे लटका दो। और अगर हमने नहीं किए हैं, आप कितने भी हम पर आरोप लगाएंगे, अगर वो साबित नहीं होंगे तो फिर ये तो जुमलेबाजी हो गई। और रही बात हनुमान चालीसा की, तो हनुमान चालीसा पढ़िए ना, हम तो पूरी हनुमान चालीसा भी प्राची जी आपके चैनल पे पढ़ देंगे धड़ल्ले से। लेकिन किसी के घर में जबरदस्ती नहीं, अपने घर में पढ़ो, मंदिर में पढ़ो। अच्छा ठीक है, महेश चौहान जी को ले आती हूँ मैं चर्चा में। महेश चौहान जी, आप देखिए जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लड़ाई करके वो कोशिश तो मेरे पैनल में भी नजर आ रही है ना। बेशक बटेंगे तो कटेंगे को आप नफरती बताएं, आप बेशक कहें कि भारतीय जनता पार्टी का डर है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष इसे काउंटर करने में तो कम से कम लगा हुआ है ना, इसके खिलाफ तो कम से कम नारे दिए ही जा रहे हैं ना। महेश जी। प्राची जी देखिए, अगर जाति, भाषा, प्रांत और धर्म के आधार पर बटना नहीं चाहिए ऐसा आह्वान कोई पूरे देशवासियों को करे, सभी धर्मियों के, सभी जातियों के, सभी प्रांत के, सभी भाषाओं के लोगों को, तो हम बिल्कुल सहमत हैं। अगर देश को सुरक्षित रखना है तो सभी धर्मियों को ये आह्वान करना जरूरी है कि हम लोग ने एकजुट रहना चाहिए, तो ही देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब कोई सिर्फ एक धर्म के लोगों को ऐसे कहे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना। अभी मैं आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता को यहाँ पर आह्वान करता हूं कि आपके दर्शकों को विस्तार से समझाए कि उन्हें क्यों लगता है कि एक धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग बटने वाले हैं, और वो बटेंगे तो क्यों और कैसे कटेंगे और कौन उन्हें काटेगा। ये आज आपके माध्यम से वो जनता को बता दे, उसके बाद मैं बात करता हूँ उसके बारे में। ठीक है, रोहन जी दे दीजिए जवाब जल्दी से। बिल्कुल, बहुत आपका अच्छा सवाल है और इसका मैं जवाब देना चाहूँ। देखिए, जब बटेंगे और कटेंगे की बात हुई, पूरे देश में जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण का एक काम हो रहा है सालों से, आप देखिए कांग्रेस पार्टी देखिए, जब कोई सांसद का अपमान होता है, संसद में एक मुस्लिम के खिलाफ बोला जाता है, तब जाके उनको गले लगाते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खड़े रहते हैं। आज तेलंगाना में देखिए, जो उनकी सरकार है, जो दलितों और उसका बजट है 67% बजट माइनॉरिटी को डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज उनकी कर्नाटका में सरकार है, वहां पे किस प्रकार से
जो मुस्लिम जो 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 धर्म के लोग हैं वहां पे उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है, हिंदू मंदिर है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। आज जो हिमाचल का जो उनका देख लीजिए, वहां पे अवैध जो मस्जिद है उसके निर्माण के खिलाफ बोला जाता है, कांग्रेस के नेता ही विधानसभा में बोलते हैं, उसका मुंह बंद करवाया जाता है। आज जब पैलेस्टाइन में मुसलमानों के खिलाफ जब मानव अधिकार के मामले होते हैं तब सारा विपक्ष एक होकर उसके बारे में बोलता है, और जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी होता है हर आदमी के मुंह में दही जम जाता है। और वही कहा, भागवत जी ने वही कहा कि जब भी आप बटेंगे। और दूसरी बात, जैसे लोकसभा में आप देखिए जिस प्रकार के संविधान के नाम पे दलित है, अलग अलग जो बांटा, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। तो ये जो बांटने की बात है और काटने की बात है, इसीलिए है कि जब तक ये जो राजनीति तुष्टीकरण की चल रही है तब तक हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। अगर विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं अगर वो तुष्टीकरण की बात नहीं करेगी तब कोई एस्पेक्ट्स भी समझ में आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ महेश जी, फिर फौरन आपके पास आऊंगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार मुकाबला जारी है और मुकाबला आज हम कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरी सियासत फिलहाल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सबसे दिलचस्प तो अजीज खान जी, उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसा तो नहीं कि अब पीडीए के नारे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो नया नारा है वो भारी पड़ रहा है, इसीलिए कभी पिटोगे की आप बात करते हैं, कभी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं। देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी का नारा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और एकता का राज रहेगा। हम हिंदू और मुसलमान सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम बंटने और बांटने की बात नहीं करते, और ना ऐसा किया जाएगा और ना ऐसा बर्दाश्त किया जाएगा। एक बात, अभी रोहन गुप्ता जी ने फलस्तीन और पता नहीं कहां तमाम विदेशों की बात की, इन्होंने महंगाई पे बात नहीं की, बेरोजगारी पे बात नहीं की, इन्होंने ये नहीं कहा भूखमरी गरीबी। क्या इसमें अगर महंगाई बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगा, भूखमरी बढ़ेगा तो क्या हिंदू समाज क्या वो पीड़ित नहीं होगा? खाली मुसलमान समाज पीड़ित होगा? वो अगर मुत्तहिद हो जाए, नहीं बटे, नहीं आवाज उठाए तो क्या वो सफर नहीं होगा? सवाल इस बात का है कि इस तरीका का नैरेटिव जो आप सेट कर रहे हैं, अरे बात करनी है तो महंगाई की बात करो, गरीबी की बात करो, भूखमरी की बात करो, तब लगेगा कि आप वाकई में सच्चे सनातनी हैं और सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। क्योंकि जो परेशानियां भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से मुसलमान झेलेगा वही हिंदू भी झेलेगा, वही सनातन भी झेलेगा। अगर वाकई में आप सनातनी हैं तो आप अजीज खान जी, जिस महंगाई और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, जिस देश की समस्या को आप यहाँ एड्रेस कर रहे हैं, जनता की आवाज आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पर लगाइए ना नारे बड़े बड़े, और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाइए समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने। कहां पड़े हैं आप इनके चक्करों में? बटेंगे तो कटेंगे, नफरत फैलाएंगे तो पिटेंगे, या ये हटेंगे? क्यों आप रिदम से रिदम मिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए प्राची जी, नारे से कुछ नहीं होता, होर्डिंग से कुछ नहीं होता, दिल में जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी दिल में जोश रखती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव दिल में जोश रखते हैं, वो चाहते हैं कि देश मुत्तहिद रहे, हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे, इस देश का विकास हो, महंगाई पर काबू पाया जाए, बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो। ये खत्म करने के बजाय आप आपस में बांटने और काटने की बात करते हैं। और केंद्र में सरकार आपकी है 10 सालों से, उत्तर प्रदेश में सरकार 7 सालों से आपकी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी चिंता भी बड़ी जायज है, लेकिन मैंने जो आपसे कहा ना सर, मैंने आपसे ये कहा कि आपको क्या करना है, आपको महंगाई, बेरोजगारी और जितनी भी देश की समस्याएं उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देने हैं। क्यों आप रोहन गुप्ता जी के फेंके हुए जाल में फंस रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पिच पर आप बैटिंग करने के लिए उतर आए। रोहन गुप्ता जी, अगर गलत नहीं है समाजवादी पार्टी, सर अगर गलत नहीं है समाजवादी पार्टी या पूरा का पूरा विपक्ष, तो ऐसा लग रहा है ना कि लोकसभा चुनावों में जो डेंट आप लोगों को लगा हिंदू वोटर्स का, उसी का डर है, उसीलिए आप ऐसे बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथी ने अच्छा पॉइंट रखा, मैं उसका जवाब देना चाहूँ। देखिए प्राची जी, इनको मालूम है कि अगर बेरोजगारी और इन मुद्दों पे हो गया तो जो मुसलमान समाज को तुष्टीकरण करके वोट मिल रहे उतने भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आयुष्मान भारत के जो बेनिफिशियरी में है उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। जब गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना की बात होती है तब हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। जब कृषि सम्मान निधि की बात होती है तब हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है। जब कोई भी शौचालय योजना की बात होती है हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है। आपको समझना पड़ेगा, मैं चैलेंज के साथ करता हूं,
जिस दिन ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ देंगे और विकास की राजनीति आ रहेंगे, तो अभी जो वोट मिल रहे हैं वो भी वोट नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि उनकी मजबूरी हो, इसीलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। और अगर वो लोग तुष्टीकरण करेंगे तो भाजपा का टिकट कटेंगे बोलेगी। हम सारे भारतीयों की बात करने को तैयार है, मैं डिबेट्स के साथ चैलेंज करने को तैयार हूं कि जिस प्रकार से जनता मेन स्ट्रीम में चिड़ी है, आज विपक्ष का शासन रहा है 60 साल तक केंद्र में, प्राची जी इतने साल में, क्यों मुसलमान भाई बहनों की ये हालत है, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। और आज इनको लगता है कि आज भी उनको वोट बैंक बना के ही रखना है, जिससे तुष्टीकरण के नाम पे, उनको मस्जिद गिराने के नाम पे, संविधान के नाम और सारे वोट उनको मिलेंगे। रोहन जी, एक बात क्लियर कर दीजिए, मुझे बता दीजिए, बटोगे तो कटोगे वाला नारा आप किसके लिए कह रहे हैं? अभी आप मुसलमानों की भी बात करने लगे, सनातन की भी बात हो गई, हिंदुओं की भी बात हो गई, ये किसको आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा बस समझा दीजिए थोड़ा सा। देखिए प्राची जी, मुद्दा सिंपल है कि जो लोग भी तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये नारा उन सबको ये कहा जा रहा है कि अगर आप मुसलमानों को जोड़ के हिंदुओं को बांटने की राजनीति करेंगे, इस प्रकार की राजनीति नहीं होगी। बटोगे तो कटोगे सबके लिए, पूरे देश के लिए, मुसलमानों के लिए भी है कि अगर आप झांसे में फंसेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति पे भरोसा करेंगे, ये सबको डिवाइड करेंगे और अंग्रेजों की तरह आनंद जी ऐसा समझ लीजिए, आप काम के नाम पे वोट दीजिए। इंडिया गठबंधन के तुष्टीकरण का जवाब है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोजा है, और उसी के अंतर्गत पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। बिल्कुल, ये तुष्टीकरण का मुंहतोड़ जवाब है। शांत हो जाए गुप्ता जी, शांत। इनके इस नारे से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को फायदा हो गया, क्योंकि महाविकास आघाड़ी कह रही है कि महाविकास आघाड़ी के लोग यदि आपस में बट जाएंगे तो हमारे वोट घट जाएंगे, और गलती से महायुति वाले आ गए तो आपकी जेबें कट जाएंगे। तो जेबों को नहीं काटना है, इसके लिए आपस में नहीं बंटना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मराठा, ओबीसी, दलित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, सब इकट्ठे आ जाओ और इनको हराओ और इनको यहाँ से भगाओ, ये जनता कह रही है। हम तो बहुत प्रसन्न हैं, ये और नारे लाएं तो हमारे यहाँ से भी नारे आएंगे, नारों से नारे टकराएंगे, और वही तो धर्म युद्ध है। जो न्याय के साथ खड़ा है वो जीत जाएगा, जो अन्यायी है वो हार जाएगा। आप अभी अभी लोकसभा में हारे हो, आप अयोध्या हार गए। अभी कन्हैया मित्तल कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम भगवान ने बोला, अरे मेरे बच्चे, राम को तुम लाओगे, अरे हम सबको लाए हैं। राम भगवान सबको लाए हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आपको आनंद जी याद है? ताजा ताजा हरियाणा याद नहीं रहता? तुम्हें ताजा ताजा हरियाणा याद नहीं रहता? उसके बाद प्राची जी और एक चीज मैं छोटी सी जवाब देना चाहूंगा। आनंद जी बहुत अच्छे वक्ता है, अच्छी बात करते हैं। बटोगे तो कटोगे तो उनके साथ तो खेला कर दिया शरद पवार जी ने, उनको और कांग्रेस को बांट दिया। 100 की रेस में दोनों पिछड़ गए, उनको काट के उनकी सीट शरद पवार जी ले गए। तो बेचारे देखिए आपके साथ भी आपका खेला हो रहा है, हमारे मित्र हो आप हमारे पुराने मित्र हो, हम पर आप नजर बनाए हुए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना सम्मान दिया कि हमारे लिए आपको पीड़ा हो रही है। अरे यही ज्ञान अगर एक नाथ शिंदे और अजीत दादा पवार को दे देते, वो बेचारे घट गए, उनके पंख कट गए और यही हाल हो गया, कट गए, आपको बांट दिया और आपकी सीटों को काट दिया। अच्छा इसका जवाब, कोई जवाब नहीं। अच्छा इसका जवाब आनंद जी, एक मिनट, आनंद जी एक मिनट। बटोगे तो कटोगे आपके अंदर ही लागू हो गया, आपके गठबंधन पर ये आरोप लगा दिया रोहन गुप्ता जी ने। अब इसका जवाब तो मुझे महेश चौहान जी देंगे, जो मुस्कुराहट के साथ जवाब देने के लिए बैठे भी हैं। महेश चौहान जी, ये नारा जो यूपी से चला, ये क्या महाविकास आघाड़ी पर लागू हो गया? प्राची जी देखिए, पहली बात तो ये है कि रोहन जी ने मेरा जवाब ही नहीं दिया मेरे सवाल का। मेरा सिंपल सा सवाल था। आपको नहीं सुनिए अभी बीच में मत बोलिए प्लीज, मेरा कंप्लीट होने दीजिए। नहीं मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ। आप सिर्फ एक धर्म के लोगों को, यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को ये अपील कर रहे हो कि आप बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो बटेंगे तो कैसे कटेंगे, क्यों कटेंगे और कौन काटेगा, बस इसका जवाब दीजिए। मैंने इसका जवाब पूरे देश के सुनिए आपका थोड़ा सा काम महेश जी कर रहे हैं, मैं वापस संक्षिप्त में उनको जवाब दे दूं।
भाई जी, नहीं, आपको नहीं, एक चीज सुनिए, समझनी गोल-गोल पड़ेगी घुमाइए कि जब मत, ये बाधा गोल-गोल घुमाइए नहीं, मत। सुन लीजिए देखिए, मैं मेरा सवाल देखिए, आपका सवाल आप सुन लिया, सिर्फ जवाब सुन हिंदुओं को लीजिए अपील आप। करते हो, इधर मैं चैनल पे आपको बैठ के मैं बोलते आपको हो जवाब कि दे रहा हूँ, हम सुन लीजिए आप। तुष्टीकरण आप मैंने करें, आपका अगर कटेंगे सवाल तो खत्म हो कटेंगे, गया नारा हो, आप दोगे, मैं फॉर द तुष्टीकरण विपक्ष को रिपीटेशन पर्पस करते ऑफ बोलोगे। रिपीटेशन में नहीं, आपको नहीं, वापस देखिए, जवाब दे देता हूँ। आपने मेरा गोल-गोल जवाब घुमाइए नहीं मत, सुना है, सीधे आप वापस सुन देखिए, लीजिए सीधे कि ये आप अगर तुष्टीकरण की आप नीति का जैसे जवाब कहते है। हो ना, अगर जब आप तक जैसे गौ तुष्टीकरण से हम होता हिंदू रहेगा है कहते तब हैं, ये वैसे नारा गौ आता से अच्छा, रहेगा। एक एक नारा करके बात लगाएंगे। कर लेते हैं रोहन गुप्ता जी। आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब महेश जी देना चाह रहे थे। महेश जी, बस रोहन गुप्ता जी जो कह रहे थे कि बटेंगे कटेंगे, इतना अच्छा लग गया महाविकास अघाड़ी को कि आपने अपने पर ही लागू कर लिया। काट छाट शुरू हो गई, जो 100 का आंकड़ा पार करना चाहते थे वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। देखिए, ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये बांटने की कोशिश अभी हम महाविकास नहीं कर आघाड़ी रहे, में भी शरद कर रहे पवार जी ने हैं। कर दिया। सुनिए, अभी इनका बंटवारा देखिए, ये 150, उसके बाद उनके 8-10 उनके नेता उनके टिकट पर न लड़ते हुए बीजेपी के लोग शिंदे सेना और अजित पवार के ग्रुप से लड़ रहे हैं। मतलब इनके हो गए 160, बाकी बचे 120, उसमें से 80 जा रहे हैं अपने यहाँ पर मनीषा जी बैठी है उनके पार्टी को, और 50 जा रही है अजित पवार जी के पार्टी को। तो ये बंटवारा अच्छा है या फिर 90-90-90 या फिर 90 से 5 ज्यादा 5 कम ज्यादा है? आप पूछिए रोहन जी को कौन सा बंटवारा ज्यादा अच्छा अभी है। तो मनीषा जी से बताएंगी। पूछिए। रोहन जी तो आपकी हाँ, बात का उनसे जवाब दे ही पूछिए। रहे हैं, लेकिन देखिए चिंता अगर रोहन जी को आनंद जी की है तो देखिए महेश जी आपको चिंता मनीषा कायंदे जी की भी है और उनकी बिल्कुल है, अलाई बिल्कुल है। पार्टनर की भी है। मनीषा जी, यहाँ तो बटने काटने की बात छोड़कर एक दूसरे की चिंता ज्यादा नजर आ रही है मुझे। देखिए, इनके पार्टी में ये इंडिया आघाड़ी जो इंडिया अलायंस बनी, ये लगभग 1.5 साल से अंदर ही अंदर इनके झगड़े चल रहे हैं। जो माननीय उद्धव ठाकरे जी के पास मातोश्री पर सारे नेता जाते थे, आज माननीय उद्धव जी पर ये नौबत आ गई है कि बार बार उनको सोनिया गांधी जी से मिलना पड़ता है, बार बार उनको सिल्वर ओक पे जाना पड़ता है, वहाँ शरद पवार जी के घर पर। और ये क्या मतलब, ये शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के विचारों वाली शिवसेना, जिसको कहा था कि कांग्रेस को सबक सिखाओ, कांग्रेस को भगाओ, कांग्रेस को हटाओ, अब ये कांग्रेस को लेकर बैठे हैं। तो ये बटेंगे कटेंगे ये तो बाद में रहा, मगर इनका अब नाना पटोले जी कहते हैं मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, वहाँ उद्धव ठाकरे जी उनकी अब भी मंशा है कि वो खुद मुख्यमंत्री बने। तो ये अब कहाँ शिवसेना 171 पर थी 1995 में और ये आ गए 85 पर। तो ये जब इस प्रकार की बातें होती है, जब हम अपने विचारों से दूर, अपने हिंदुत्व के विचारों से दूर जाते हैं, तो ये नौबत आ गई है। और अब इनको जो इन्होंने याकूब मेमन का समर्थन किया उनके साथ बैठ रहे, जो आए दिन वीर सावरकर जी को गाली देते उनके साथ बैठने की नौबत आ गई है। ठीक तो है। ये नौबत आप पे क्यों आई है, बता दीजिए। तो ये भी विचार आनंद करना दुबे चाहिए। जी। लोग भी ये देख रहे हैं कि ये लोग भी ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता समझ रही है। एक मुंबई के नेता हैं, उनका नाम है नवाब मलिक जी। इनको देवेंद्र फडणवीस जी और आशीष शेलार जी कहते हैं ये दाऊद के करीबी लोग हैं, इनको भगाओ, इनको भगाओ। और आज उनको अजीत दादा पवार ने भी उनको किसी ने भी फॉर्म नहीं दिया है, उनको किसी ने टिकट नहीं दिया है, उन्होंने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा है। आनंद दुबे जी इन्होंने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा है, किसी ने उनको एबी फॉर्म नहीं दिया है। अरे भैया, सब पोर्टल पर है, सब वेबसाइट पे, क्यों झूठ बोल रही हैं आप? अच्छा ठीक है आनंद जी, अब देखिए फिर औरंगाबाद सेंट्रल सीट की बात करनी पड़ जाएगी मुझे। वहाँ क्या हो गया आपके उम्मीदवार को, किससे दोस्ती निभानी है? औरंगाबाद में बात करनी पड़ेगी ना। आपके आदमी ने पर्चा पीछे ले लिया, किशन चंद तनवानी, उनको चाहते थे कि एमआईएम का व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए। महायुति के समर्थन में, महायुति के समर्थन में उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया है। अच्छा ठीक है। अब देखिए मैं एक एक करके उम्मीदवारों की बात करने लग जाऊंगी तो फिर बहुत सारी सीटें हैं जिन पर किस उम्मीदवार ने क्या कहा उस पर चर्चा हो जाएगी। किसकी टीम है? आनंद दुबे जी। ठीक है, अब आप अजीज खान जी, अच्छा एक मिनट, अजीज खान जी जो एक पॉइंट शुरुआत से रोहन गुप्ता जी उठा रहे हैं, या जो बीजेपी एक पॉइंट शुरुआत से कह रही है, अपने इस नारे के पीछे तर्क दे रही है, वो है तुष्टीकरण की बात। और जब उस तुष्टीकरण की बात आती है तो ये भी कहा जाता है, आप ही लोग कहते हैं ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब देखिए 18% हिस्सेदारी वाले मुसलमानों को 45% टिकट आपके उपचुनाव में दे दिया आपने। अब इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मैं देख रहा हूं प्राची जी, उपचुनाव की बड़ी चिंता है, महाराष्ट्र की कम चिंता है आपको।
सर जहां आपसे पर यूपी महाराष्ट्र की में बात मारामारी करूंगी हो ना, रही है। महाराष्ट्र में तो अब आप मैं कह कहाँ रहा हूं, हैं, आपको किसने अरे साथ सुनिए लिया, ना, इस पर चर्चा अरे करने लग सुनिए जाऊंगी ना, तो थोड़ी लंबी खिंच जाएगी ना। नहीं नहीं इसलिए चर्चा पहले यूपी करिए, पर बात कर लेती हूँ, जहां पर आप मेन अरे मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। चर्चा तो बहुत अहम है। मैं कह रहा हूं, अभी अभी मनीषा जी कह रही थी, इन्होंने कोविड का नाम लिया था। मैं बता दूं, ये वही कोविड है जिसमें संसद में कहा गया था ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, और देश में कितनी मौतें हुई, किस तरह लाशों को छिपाया गया, 3 सेट से छिपाया गया, गंगा में लाशें बही, और साहब जो मजदूर था वो 1-1, 1,500 किलोमीटर पैदल चला, वो और उसके बच्चे। वो कोविड की बात की जा रही है। कौन रहा केंद्र में? बीजेपी। और वही बीजेपी लगातार आज बड़े बड़े नारे दे रही कोविड पे नारे दे रही। मैं बताऊं, झूठ कब तक बोलेंगे आप? देश को कब तक गुमराह करेंगे? और झूठ बोल करके कब तक आप शासन सत्ता में बने रहेंगे? देखिए, जनता समझ रही है। एक बात और जानिए, महाराष्ट्र की जो स्थिति है, जो आज स्थिति है, मेरा सवाल आप यकीन मानिए, मेरा सवाल आप बार बार छोड़ देते हैं सर। देश की चिंता आप तमाम पैनलिस्टों को है, मैं जान रही हूँ सर, आप तमाम सियासतदानों को देश की चिंता है, मैं ये जान रही हूँ, लेकिन आपसे यूपी उपचुनाव पर बात ना करूं, महाराष्ट्र पर बात कर लूं, इससे मेरा सवाल नहीं बदलेगा ना। देखिए, मैं एक बात बता दूं प्राची जी, उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव है। 9 की 9 सीट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये बीजेपी को भी पता है, और बीजेपी पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। नहीं सर, उसको मैं कह पता रही है थी जिसकी कि जितनी उत्तर आबादी प्रदेश में उसको जिस तरह इतनी लॉ एंड हिस्सेदारी, ऑर्डर है, इस तरीके जिस से तरह टिकट तमाम वितरण क्यों दिक्कतें नहीं हैं, किया गया? और रही बात अधिकारियों पर से सर, इकबाल रही बात बीजेपी का महाराष्ट्र खत्म की हो गया चर्चा है, करने की, मुख्यमंत्री महोदय एक की छोटे बात सवाल कोई का नहीं जवाब सुन रहा है, देते जाइएगा, एक क्योंकि तरफा आप चुनाव है। महाराष्ट्र में ज्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं। क्या हुआ महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का? मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अखिलेश यादव को कितना इंडिया गठबंधन ने सत्कार दिया, बता दीजिए जरा। देखिए प्राची जी, ये सीट और लेन देन ये बड़ा इशू नहीं है। ये हमारा संबंध सीटों से नहीं बनता बिगड़ता है। हम लोग स्वार्थी लोग नहीं हैं। एक बात 12 आप सीट, समझिए, पहले 12 सुनिए सीट ना, मांगी, हमारा फिर इतिहास 8 सीट पहले मांगी। भी था, सीट आज तो भी है, छोड़िए, हमेशा एमवीए में बना आपको रहेगा। एंट्री भी नहीं मिली। चुनाव और आप ही आते के हैं, नेता का बयान सुनिए है, ना। राजनीति में सेक्रीफाइस, बलिदान की कोई जगह नहीं होती है। अरे सर, महाराष्ट्र पर बात करेंगे तो बहुत बातें हो जाएंगी। रोहन गुप्ता जी नहीं आ पाऊंगे सुनिए आपके ना, पास, चुनाव मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुकाबला में बस इतना ही।